Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss some of the problem-based question that is on law of torts. So, in my previous session, I have discussed about two maxims under law of torts, that is damnum sine injuria, damage without legal injury, and next was injuria sine damage, that is injury without legal injury without damage. Is it clear? So now we will discuss general defenses in torts. क्या आपके पास torts के अंडर कोई जनरल डिफेंसेस अवेलेबल है या नहीं है? तो ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ है कि कोई भी मैन, कोई भी पर्सन है वो टॉर्ट के अंडर स्यू नहीं कर सकते अगर किसी पर्सन ने अपने ऑलरेडी कॉन्सेंट दी है, दैट इज़ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब क्या है? ये मैक्सिम है, लेटेंट मैक्सिम है। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपने वॉलंटरली अपनी कॉन्सेंट दी है कि अगर आपको कोई इंजरी भी आ रही है, यू कैन नॉट स्यू अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक फ़ुटबॉल मैच खेलने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अब आपने अपनी कॉन्सेंट ऑलरेडी दी, अगर बोल के नहीं दी, इम्प्लाइडली है, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम, तो आपने वहाँ पे ऑलरेडी अपनी कॉन्सेंट दे दी है कि अगर ये मैच खेलते खेलते कोई चोट आ गई है तो दूसरी पार्टी जिसकी वजह से लगी है चोट, वो लायबल नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? यू कैन नॉट स्यू हिम अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ऐसे ही है आपका कि अगर आप स्पेक्टेटर हो, देख रहे हो मैच को, आपको किसी ने इन्वाइट नहीं किया यहाँ पे मैच देखने के लिए आओ, आप अपनी मर्ज़ी से मैच देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको बैठे बैठे मैच देखते हुए कोई बॉल लग गई है, यू कैन नॉट स्यू द पार्टीज। इज इट क्लियर? ये आपकी वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरिया है। इट मीन्स वॉलेंटरली सफर्ड इंजरी इज नॉट फिट फॉर एक्शन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे दो बेसिक्स हैं कि प्लेंटिफ ऑलरेडी दे हैव वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया के अंडर प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के पास ऑलरेडी नॉलेज ऑफ रिस्क है और प्लेंटिफ है उन्होंने अपनी फ्री कॉन्सेंट दी थी टू रन द रिस्क ऑफ हार्म। इज इट क्लियर? Plaintiff had the knowledge of risk and the plaintiff with his free consent ran the risk of harm. Now principle क्या है? No legal remedy exists for an injury caused by an act for which one has consented. No legal remedy exists for an injury caused by an act for which one has consented. फैक्ट्स देखो, यहाँ पे एक विजय है एंड ही वॉज वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट द क्रिकेट। उन्होंने टिकट परचेज़ की है क्रिकेट के लिए, तो टू वॉच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि BCCI ने ऑर्गेनाइज़ किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इज इट क्लियर? जैसे ही वो मैच देख रहे थे, पूरे डूब गए थे मैच में। एक्सप्लॉइट्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, अ बॉल स्ट्रक फॉर अ 6 बाय द लेटर हिट्स विजय ऑन हिज बॉडी एंड इंजरीज हिम। अब विजय ने क्या किया कि इन्होंने BCCI को स्यू कर दिया उनके और बोला कोर्ट में कि मेडिकल, इनसे बोलें कि मेडिकल बिल दिया जाए, कि जो भी उसके ट्रीटमेंट में जितना भी पैसा लगा है वो कौन दे? BCCI दे। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर BCCI इज लाइबल। अगेन आई विल से यू कि प्लीज़ ब्रेक द प्रिंसिपल्स इन पार्ट्स, ब्रेक द फैक्ट्स इन द पास्ट। अब जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी लीगल रेमेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है फॉर एन इंजरी कॉज्ड बाय एन एक्ट फॉर विच वन हैज़ कॉन्सेंटेड। अब यहाँ पे देखो, क्या विजय के पास कोई लीगल रेमेडी है? वो खुद मैच देखने आए हैं, खुद उन्होंने टिकट परचेज़ की है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे विजय के पास कोई लीगल रेमेडी है ही नहीं है। तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या वो BCCI से मेडिकल बिल रिम्बर्स कर सकते हैं?
See the options. Vijay should be compensated as he purchased the ticket for entertainment and for getting injured. Vijay would lose as he voluntarily exposed himself to the risk. BCCI is liable as it did not ensure that the spectators were protected from the risk of such injuries. Is it clear? सो इंजरीज यहाँ पे क्या है कि जो आंसर आएगा आपका, आंसर इज दैट कि विजय वुड लूज वॉलंटरली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ ऑफ द रिस्क. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कि अब जो वॉलंटारी नॉन फिट इंजरियाँ हैं, देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस. वॉलंटारी नॉन फिट इंजरिया की एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है? रेस्क्यू केसेस. इज इट क्लियर? रेस्क्यू केसेस को वॉलंटारी नॉन फिट इंजरिया की मैक्सिम नहीं अप्लाई होगी जब पर्सन वॉलंटरली रिस्क ले रहा है आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लीगल और मॉरल ड्यूटी टू रेस्क्यू समबडी फ्रॉम इमिनेंट डेंजर एंड सस्टेन्स एन इंजरी. इज इट क्लियर? He can recover damages in tort from the person due to whom the situation arose. तो प्रिंसिपल क्या है? डैमेज कैन नॉट बी claimed against the risk to which consent has been given. Damage cannot be claimed against the risk to which consent has been given. Principle does not apply to rescue cases. Is it clear? अब यहाँ पे फैक्ट्स देखो. एक्स और वाई है, उन्होंने टिकट्स ली हैं कि वो उन्होंने एक फुटबॉल मैच देखने के लिए टिकट्स परचेज़ की हैं और वो भी कौन सा? रिंग साइड व्यू. इज़ इट क्लियर? जब गेम चल रहा था, एक प्लेयर ने बहुत हार्ड किक किया जिससे कि एक्स की नोज़ पे चोट लगी है और उसे ब्लीडिंग आने लगी है, नॉजिया होने लगा है. हाफ टाइम के बाद जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उन्होंने और स्पेक्टेटर्स की एंट्री भी अलाउ कर दी है और वो भी कितनी? जो स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी थी उससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्पेक्टेटर्स को अंदर अलाउ कर दिया, उनकी एंट्री अलाउ कर दी है. अब ये इसकी वजह से जब वहाँ पे ज़्यादा रश हो गया, स्टैम्पेड R&S who were watching the match since the beginning got injured. Is it clear? In the resulting stampede, R&S who were watching the match since the beginning got injured. 5 minutes before close to the play, a part of the stadium roof broke loose. Y rushed to save the children sitting beneath the roof and in the process injured herself. So in a separate action filed by the injured person, ठीक है, 5 मिनट पहले बिफोर द क्लोज ऑफ प्ले स्टेडियम का जो रूफ था वो भी टूट गया. सो वाई रश टू सेव द चिल्ड्रन सिटिंग बेनेथ द रूफ और इन द प्रोसेस इंजर्ड हरसेल्फ. In separate action filed by the injured person, decide Y shall not be able to recover as he consented to the risk of falling roof. X shall be able to recover as the organizers failed to take precaution against the flying ball. X shall not able to recover as purchasing a ringside seat in a football game he consented to all the attendants ऑफ सच वॉचिंग. तो क्या आंसर होगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? यहाँ पे अब एक्स ने अपनी कॉन्सेंट दी थी, खुद उसने रिस्क लिया है फॉर बाइंग द टिकट्स फॉर रिंग साइड व्यू ऑफ द मैच, सो ही कैन नॉट क्लेम द कॉम्पोजिशन. तो आंसर क्या होगा? सी. एक्स शैल नॉट बी एबल टू रिकवर एज बाय परचेजिंग अ रिंग साइड सीट इन अ फुटबॉल गेम ही कॉन्सेंटेड टू ऑल द अटेंडेंट रिस्क ऑफ सच वॉचिंग. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सी प्रिंसिपल. When a person consents to the infliction of some harm upon himself, he has no remedy in tort. जब भी पर्सन कॉन्सेंट दे रहे हैं हार्म को इन्फ्लिक्ट करने के लिए अपॉन हिमसेल्फ, उनके पास कोई रेमेडी नहीं है टॉर्ट्स के अंडर. सो सी व्हाट आर द फैक्ट्स. यहाँ पे जो प्लेंटिव था वो मोटर कार रेस में
जो कि ट्रैक पे हेल्ड होनी थी, ओन्ड बाय द कंपनी। ड्यूरिंग द रेस देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन द टू कार्स, वन वाज थ्रोन अमंग द स्पेक्टेटर देयरबाय इंजरिंग द प्लेंटिफ। इज इट क्लियर? प्लेंटिफ ने अब कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है। फैक्ट्स क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? कंपनी लाइबल है, कंपनी लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ इंजरी। एंड थर्ड इज कंपनी लाइबल नहीं है बिकॉज इट ओन नो ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, कंपनी इज नॉट लाइबल बिकॉज प्लेंटिफ इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ इंजरी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द लीगल, सिक्स्थ क्वेश्चन, लीगल प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? नो, देयर इज़ नो लाइबिलिटी इन टॉर्ट इन केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। नाउ इनएविटेबल एक्सीडेंट्स क्या है आपके? कि जो आपके हाथ में नहीं है ना, एक्सीडेंट कमिट हो रहे हैं, सो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है टॉर्ट्स में अगर कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट हो रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? यहाँ पे टू स्ट्रेंजर्स ने एक जीप में लिफ्ट ली है। स्ट्रेंजर्स थे, वहाँ से जीप क्रॉस कर रही थी, जीप में उन्होंने लिफ्ट ले ली है। अब यहाँ पे देखो, खुद उन्होंने लिफ्ट मांगी है, जीप वाले ने नहीं उसे कहा कि आओ बैठो, उन्होंने खुद यहाँ पे जीप से लिफ्ट मांगी है। कुछ थोड़ी से टाइम बाद क्या हुआ कि जो बोल्ट राइट फ्रंट व्हील, जीप के राइट फ्रंट व्हील पे बोल्ट फिक्स था टू दी एक्सल, वो निकल गया। जीप है, अब वो जब एक्सल बोल्ट निकल गया तो जीप टॉपल हो रही है और जो टू स्ट्रेंजर्स हैं उनको काफ़ी चोट आई है और उनमें से एक स्ट्रेंजर की डेथ भी हो गई है। तो जो लिविंग स्ट्रेंजर था, जो बच गया था, उन्होंने जीप ओनर के अगेंस्ट केस फाइल किया फॉर कॉम्पनसेशन। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, Jeep owner is liable, Jeep owner is not liable because it is in an inevitable accident and defect in Jeep was not apparent. तो इसका आंसर क्या है according to your principle? Jeep owner is not liable because it is an inevitable accident and defect in Jeep was not apparent. उन्हें पता ही नहीं था। Is it clear? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है? यहाँ पे एक के एक्ट के, वन पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि जनरल हमारे पास प्रिंसिपल क्या है कि आप अपने गलती के लिए यू आर लाइबल, फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय यू आर लाइबल फॉर योर ओन एक्ट। ठीक है, लेकिन इट इज़ अ एक्सेप्शन टू दी जनरल प्रिंसिपल कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस हैं जहाँ पे कि एक पर्सन की गलती की वजह से कौन लायबल होगा, दूसरा पर्सन गलत होगा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल और एजेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? प्रिंसिपल इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर एजेंट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, वो कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल हो गया। तो पहले ये रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले मैं आपको वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि एक मैक्सिम है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से वो एक जनरल प्रिंसिपल प्रोवाइड कर रही है वाइकेरियस लायबिलिटी का। इसका मतलब क्या है? He who acts through another acts himself. So वाइकेरियस लाइबिलिटी है, कुछ रिलेशनशिप में ये राइज होती है। वो रिलेशनशिप क्या है? प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स, मास्टर एंड सर्वेंट, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब जो प्रिंसिपल और एजेंट है, अब एजेंट ही इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर एजेंट ने कोई टॉर्ट कमिट किया है विद इन दी कोर्स ऑफ हिज अथॉरिटी, विद इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, हु विल बी लाइबल? प्रिंसिपल लाइबल होगा। सो यहाँ पे अगर सपोज एजेंट है, ही इज़ नॉट एक्टिंग विद इन द कोर्स ऑफ हिज अथॉरिटी, या जो उसने प्रिंसिपल ने बोला है उस काम से वो बाहर जा रहा है, बाहर जाके कुछ कर रहा है, देन द प्रिंसिपल इज़ नॉट लाइबल। इज इट क्लियर? सो अगर टॉर्ट एजेंट ने कमिट किया है आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एजेंसी एंड विदाउट प्रिंसिपल्स अथॉरिटी, प्रिंसिपल कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका आ गया पार्टनर्स का। पार्टनर्स में क्या है कि हर एक पार्टनर जॉइंटली लाइबल है दूसरे पार्टनर्स के साथ, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इज़ लाइबल
for the acts of firm for any partner representing the firm. So every partner he is an agent of all other partners और उनका जो act है bind all if it is done in the course of partnership business. Next is regarding master and servant. अब जो master and servant है, जो liability है master की for the tort committed by his servant is again based on one maxim, और वो maxim क्या है? Respondeat superior. Respondeat superior means superior is responsible और let the principal be liable. तो जो master और employer है वो liable होंगे for the acts of his servant, जो अगर वो servant ने कोई act किया है, tort commit किया है within the course of his employment, during the course of employment. Servant है वो person है who acts under the direct control and supervision of his master or employer. Master liable नहीं होगा अपने servant के acts के लिए which was not done in course of employment. Is it clear? Next आपका जो आ गया है independent contractor का, ये हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कर रहे थे, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी के बाद आपको मैं एक और टॉपिक करवा दूँ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि अगर टॉर्ट कमिट किया है और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपनी सर्विसेज किसी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कोई टॉर्ट कमिट किया है. तो क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं काम कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो गाइज नाउ लुक एट दी प्रिंसिपल. 7th क्वेश्चन दैट इज मास्टर है वो लाइबल होगा फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय द सर्वेंट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? अभिलेष है वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ क्लर्क काम कर रहे थे और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम क्या है? बायो फार्मा लिमिटेड. और उनको क्या काम क्या था कि गुड्स जो स्टॉक है गुड्स का वो सप्लाई करना है और कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करना है. नाउ अभिलेष के एक फ्रेंड थे रामचंद्रन, नेबरिंग विलेज से, उन्होंने अभिलेष से ऑफिस में मिलने आए थे. अब रामचंद्रन का यहाँ पे कोई और एक्वेंटेंस नहीं था सिटी में, तो उन्होंने क्या किया, 10,000 जो रामचंद्रन के पास थे उन्होंने अभिलेष को दे दिए कि इसको ध्यान से संभाल के रखना. अगली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग रामचंद्रन वापस ऑफिस आए और अभिलेष से बोला कि देखा, अभिलेष से मनी लेने के लिए वापस आए थे. वहाँ पे जाके ऑफिस में जाके उन्हें पता लगा है कि अभिलेष तो उसका पैसा लेके भाग गए हैं. सो रामचंद्रन है उन्होंने बायो फार्मा लिमिटेड जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी. नाउ क्वेश्चन इज वेदर बायो फार्मा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो लाइबल होगी या नहीं होगी. सो फर्स्ट इज़ बायो फार्मा लिमिटेड वुड बी लाइबल, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिंस अभिलेष रिसीव द मनी वाइल बीइंग इन हिज ऑफिस. सेकेंड क्या है, बायो फार्मा would not be liable as Ramchandran had no business transaction with the company. And third is Biopharma Limited would not be liable as safekeeping of money was not part of Abhilesh duty. Is it clear? तो अब इसका आंसर क्या होगा? Again please break your principle, break your फैक्ट्स. इज इट क्लियर? तब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ये लीगल प्रिंसिपल ये था कि जो मास्टर है वो लाइबल होगा फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या बायो फार्मा लिमिटेड ने बोला था कि क्या उनका कोई ये अभिलेष की ड्यूटी, जो वहाँ पे अभिलेष की ड्यूटी थी बायो फार्मा लिमिटेड में, उस ड्यूटी से रिलेटेड था कि अगर कोई उसको मनी देके जाए उसको सेफ कीप करना है, ध्यान से रखना है. इट वॉज नॉट. सो द ऑप्शन इज बाय सी, बायो फार्मा लिमिटेड would not be liable as safekeeping of money was not the part of Abhilesh duty. Is it clear? Next is 8th principle. एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉयर वो उन्होंने कहा है कि लाइबल होगा अगर किसी एम्प्लॉई को कोई इंजरीज़ पहुंची और किसकी वजह से, फेलो एम्प्लॉई की वजह से कोई इंजरीज़ पहुंची है, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? एम्प्लॉयर लाइबल होगा. इज इट क्लियर?
See the legal principle. An employer shall be liable to the injuries caused to his employee by negligence of a fellow employee in the course of employment. अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या है कि कनप्पा और वीरप्पा ये दो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और वो टेक्सटाइल फैक्ट्री किसकी थी? गोकुल दास की। अब एक दिन क्या हुआ कि कनप्पा वो फैक्ट्री में आए इन एरिबिएटेड स्टेज, और उनके जो हैंड्स थे वो नॉट स्टेडी वाइल ऑपरेटिंग द मशीन। सो एज अ रिजल्ट वीरप्पा हु हैज़ जस्ट हैपन टू गो नियर द मशीन फॉर सम वर्क गॉट इंजर्ड। उन्होंने क्या किया? सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द गोकुल दास फॉर कॉम्पनसेशन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं आपकी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि गोकुल दास है वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि वीरप्पा वॉज इंजर्ड बाय कनप्पाज एक्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है? गोकुल दास लाइबल नहीं होंगे क्योंकि ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कनप्पाज इनवेरिडेड कंडीशन। थर्ड क्या है? गोकुल दास विल नॉट बी लाइबल बिकॉज वीरप्पा हिमसेल्फ वॉज नॉट बीन केयरफुल वाइल गोइंग नियर कनप्पा। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन होगा, गोकुल दास विल बी लायबल बिकॉज वीरप्पा वॉज इंजर्ड बाय कनप्पाज एक्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? यहाँ पे रीज़न क्या है? वाई? क्योंकि गोकुल दास है ही इज़ लायबल फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग master is liable for the wrongful act of his servant committed in the course of employment। मास्टर लाइबल होगा अपने सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट से अगर वो सर्वेंट ने काम किया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? लक्ष्मी यहाँ पे हाउसवाइफ है जिन्होंने अपना महाराष्ट्र बैंक के साथ अकाउंट ओपन किया है, जहाँ पे उन्होंने एग्री किया था लक्ष्मी ने कि वो 300 रुपीज़ every month she is going to deposit 300 rupees in the Maharashtra bank। is it clear? नाउ कृष्णा वो बैंक के एजेंट हैं, वो हर एक मंथ उनके पास आते थे और अमाउंट कलेक्ट करते थे एंड यूज टू डिपॉजिट इन दी बैंक। इसके लिए बैंक कृष्णा को कुछ कमीशन दे रहे थे जो मनी डिपॉजिट कर रहे थे। उन्होंने एक दिन क्या डिस्कवर किया कि कृष्णा ने 3 महीने से ज़्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं किए और वो मनी लेके भाग गया है। लक्ष्मी ने अब महाराष्ट्र बैंक के अगेंस्ट सूट फाइल किया। नाउ वेदर महाराष्ट्र बैंक इज़ लाइबल और नॉट। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे जो महाराष्ट्र बैंक है would not be liable because Krishna was not its employee. Second, Maharashtra Bank would be liable because Krishna was paid commission by the bank for doing work on its behalf. Third, Maharashtra Bank would not be liable as it was Lakshmi's responsible to check her passbook regularly. So यहाँ पे अब आपका आंसर क्या आना चाहिए कि जो महाराष्ट्र बैंक है वो लाइबल होगा या नहीं होगा? महाराष्ट्र बैंक लाइबल होगा क्योंकि कृष्णा ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द बैंक। सो द राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज महाराष्ट्र बैंक वुड बी लाइबल बिकॉज कृष्णा वॉज पेड कमीशन बाय द बैंक फॉर डूइंग वर्क ऑन इट्स बिहाफ। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 10th क्वेश्चन जिसका प्रिंसिपल सेम है दैट ऑफ 9th क्वेश्चन। 9th का प्रिंसिपल क्या था कि जो मास्टर है ही इज़ लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ सी दी फैक्ट्स। कैब कंपनी है, ये एक वेल नोन टैक्सी कंपनी है जिसकी टैक्सी किसके लिए फेमस थी? बोर अ स्पेशल एम्बलम इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। कैब कंपनी वेल नोन टैक्सी कंपनी है जिनकी टैक्सीज ऑलवेज बोर अ स्पेशल एम्बलम और दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। इज इट क्लियर? नाउ द कंपनी है दे हैड अ फर्म पॉलिसी प्रोहिबिटिंग, जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोहिबिट किया था कि वो अपनी टैक्सीज को अप्लाई नहीं करेंगे आउटसाइड देयर वर्किंग शेड्यूल। हरीश ही वॉज अ ड्राइवर विद दिस कंपनी, ठीक है, हरीश ड्राइवर थे कंपनी के। एक दिन उन्होंने क्या किया, जब वो वापस गैरेज में जा रहे थे अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके, तो अमित ने उनको रोका और रिक्वेस्ट किया कि उसको टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और जो अमित की उनकी जहाँ पे उन्होंने जाना था उनकी प्लेस कहाँ पे आ रही थी? ऑन दी वे टू गैरेज। इज़ इट क्लियर?
ऑन दी वे टू गैरेज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हरीश के नेग्लिजेंस की वजह से टैक्सी एक दीवार के साथ टैक्सी की टक्कर हो गई है और वहाँ पे जब वो टक्कर हुई है, एक्सीडेंट कमिट हुआ है, तो अमित को काफ़ी चोट आ गई है। तो अमित ने सूट फाइल किया अगेंस्ट द कैब कंपनी। नाउ वेदर दिस कंपनी इज़ लाइबल और नॉट। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंपनी वुड नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हरीश डन इन क्लियर वायलेशन ऑफ इट्स रेगुलेशन। कंपनी लाइबल होगी सिंस हरीश वॉज इट्स एम्प्लॉयमेंट। कंपनी वुड बी लाइबल सिंस अमित बिलीव दैट ही हैड हायर्ड अ टैक्सी बिलोंगिंग टू कैब कंपनी। अब यहाँ पे जो टैक्सी कंपनी है वो लाइबल होगी क्योंकि हरीश है वो उनके एम्प्लॉय थे एंड ही वॉज एक्टिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ प्लाइंग टैक्सीज ऑन हायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, कंपनी वुड बी लाइबल सिंस अमित बिलीव दैट ही हैड हायर्ड अ टैक्सी बिलोंगिंग टू अ कैब company. Is it clear, guys? So these were the certain questions based on the vicarious liability. In my next session I'll be taking the topic negligence. Thank you.